ध्यान दीजिए सामने, आज हम शुरू करेंगे, कंप्लीट करेंगे रादर, वेव ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। बुक खोलने की जरूरत नहीं है, सब सामने आएगा एक एक करके। अगर आपको बुक में कुछ साथ में लिखना हो तो आप लिख सकते हो, जो मैं बोर्ड पे आंसर न्यूमेरिकल्स करूंगा वो आप बुक में साथ साथ लिख सकते हो। इसमें क्या क्या नहीं करवा रहा हूं मैं, कुछ टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो सिलेबस में नहीं है, जैसे पोलराइजेशन है वो एनसीईआरटी में है पर कोर्स में नहीं है, जैसे डॉपलर इफेक्ट है वो एनसीईआरटी में है पर कोर्स में नहीं है। एक टॉपिक है जो कोर्स में है पर वो मैं रे ऑप्टिक्स में कराता हूं, जिसका नाम है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप की, वो मैं रे ऑप्टिक्स में कराता हूं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वो मैं वहां कवर अप करूंगा। अभी उसके 2-4 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, उनको छोड़ के बाकी सारे मैं करवाऊंगा एक एक करके, ठीक है। जितनी देर तक ये चलेगा उतनी देर तक क्लास चलेगी। मैं एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं इलैबोरेट सामने करूंगा, न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करेंगे एक एक करके। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है 10.1 वाला कोर्स में नहीं है, वो डॉपलर इफेक्ट का था, उसको मैंने अपने आप हटा दिया। जो जो कोर्स में सिर्फ वो वाले लिख रहा हूं यहाँ पे, वो वाले आएंगे सामने, क्वेश्चन आएंगे, मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा थियोरेटिकल क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सॉल्व करता चलूंगा। सॉल्यूशन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के मैंने नहीं लिखे, फर्स्ट का भी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए लिखा है, वो सामने देखिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो सिलेबस वाला है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10.2। वो एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन व्हाई। ये मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने एक्सप्लेन किया था। इसको आप दो फॉर्मेट से सोच सकते हो। एक फॉर्मेट पार्टिकल नेचर के कॉन्सेप्ट हैं। पार्टिकल नेचर का कॉन्सेप्ट की जो एनर्जी होती है वो होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से E = h न्यू, राइट। एक तो वो लॉजिक सोच सकते हो, बट लिख नहीं सकते क्योंकि ये वेव नेचर के हिसाब से पूछ रहा है, वो इसमें नहीं चलेगा। वो रीजनिंग हो सकती है कि वो पार्टिकल नेचर में उस हिसाब से आप रीजन कर सकते हो, बट वेव नेचर में वो लॉजिक नहीं चलाओगे। वेव नेचर में आप कैसे बोलते हो? मैंने आपको एक चीज बताई थी जब एक्सप्लेन किया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर होता है। नाउ व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, its color does not change. If its color does not change, it means the frequency will always remain same whether it's a reflected light or a refracted light. What you can say कि लाइट जो है वो मैटर के इंटरैक्शन से आती है। जैसे यहां सामने ध्यान दीजिए कैसे इलैबोरेट किया, ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन arise through interaction of incident light with the atomic constituents of matter. With the atomic constituents of matter, atoms may be viewed as oscillators which take up the frequency of external agency, यहाँ पे light, causing forced oscillations. The frequency of light emitted by the charged oscillator equals to its frequency of oscillation. Thus, the frequency of scattered light is equal to the frequency of incident light. ये आपको इस फॉर्मेट में ही लिखना होगा। इसको मैं इसके तरीके से इलैबोरेट करता हूं। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा था फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन। फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन कौन सा होता है? ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रही, जो अपने आप चल रहा है। हर एक पार्टिकल, हर बॉडी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करता है, ऑसिलेट करता है। अगर एक्सटर्नल एजेंसी से उसे सिमिलर फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो वो रेजोनेंस क्रिएट कर देता है। ये याद है आपको? उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है। यहां पे वही चीज बोला, ध्यान से अब एक एक वर्ड को। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अराइज थ्रू इंटरैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। लाइट जब इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, वो एटम्स पे डिपेंड करता है। एटम्स में बी व्यूड एज ऑसिलेटर्स, उनकी अपनी ऑसिलेशन है, वाइब्रेट करते हैं वो, विच टेक अप द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो जब उस एटम पे फॉल करती है
तो एटम में क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, तो एटम उसकी सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है। जब वो सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा, causing forced oscillation, this frequency of light emitted by the charge, the frequency of light emitted by the charged oscillator equals to the frequency of oscillation. Same frequency आई, amplitude of vibration आ गया, resonance हो गई, thus the frequency of scattered light, चाहे वो रिफ्लेक्ट करे चाहे वो रिफ्रैक्ट करे, दोनों ही केसेस में आपके पास सेम रहेगा। क्लियर? क्योंकि एटम्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दोनों ही केसेस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। आपको इसी फॉर्मेट में इसका आंसर लिखना पड़ेगा जब ये एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। सो ये एक जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक, ये वाला क्वेश्चन, इसके आंसर को इसी फॉर्मेट में लर्न करके ही आपको रट्टा मारना है, क्योंकि ये आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है आंसर को, और किसी फॉर्मेट में मत लिख दीजिएगा, नंबर कट जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? दूसरा, अब समझने वाले और सिंपल पोर्शन शुरू हो गए। When light travels from rarer to denser medium, the speed decreases. Does the reduction in speed imply the reduction in energy carried by the wave? आंसर होगा, बताओ क्या, yes or no? स्पीड कम हो गई तो क्या एनर्जी कम हो गई? नहीं, स्पीड कम होने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी वेव पिक्चर में किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ये बात समझ में आ गई। पार्टिकल नेचर में एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। वेव नेचर में एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसीलिए देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। In the wave picture of light, intensity of light is determined by the square of amplitude of the wave. What determines the intensity of light in the photon picture of light? Photon picture मतलब particle nature, photon picture मतलब particle nature, particle nature में कौन करता है भाई? Particle nature में frequency, कौन सा relation होता है? E is equal to h nu। तो wave nature में energy को कौन correspond करता है? Intensity यानी कि एम्पलीट्यूड। पार्टिकल नेचर में एनर्जी को कौन कोरस्पॉन्ड करता है? फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? क्लियर? सो ये था इसका पहला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं था। आ जाते हैं अगले दो पे, अब न्यूमेरिकल है। थर्ड, 2 slits आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। 2 slits हैं, वाईडीएस एक्सपेरिमेंट है, वाईडीएस एक्सपेरिमेंट में स्मॉल डी दे दिया 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई यहां तक? आगे क्या बोला? एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, तो कैपिटल डी कितना दे दिया? 1 मीटर। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन बिटवीन द व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज यूज्ड? लैम्डा कितना दे दिया? 500 नैनोमीटर। ब्लू ग्रीन हो चाहे जो मर्जी, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ। हमें क्या निकालना है? फ्रिंज सेपरेशन। फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ। हमें क्या निकालना है? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितना होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। याद है सबको? लैम्डा की वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल डी कितना दे दिया? 1 मीटर। स्मॉल डी कितना दे दिया? 10⁻³ आंसर आ गया 500 इंटू 10⁻⁶ मीटर, मतलब 500 माइक्रोमीटर। ये क्या हो गया इसका? फ्रिंज विड्थ। क्लियर? आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इस टाइप का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट सबसे पहले, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहा है? पढ़ो जरा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला, क्वेश्चन में क्या बोला? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस? फर्स्ट ऑपरेशन, स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। तो फर्स्ट में क्या करना है? स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कैपिटल डी। आपने कैपिटल डी को बढ़ा दिया, कैपिटल डी को बढ़ा दिया। जब भी हमें
इंटरफियरेंस पैटर्न पे इफेक्ट देखना हो तो हम दो चीजें देखते हैं, एक बीटा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर पड़ रहा है तो, और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें कैपिटल डी को आप चेंज कर रहे हो तो इफेक्ट आप किस पे देखोगे, बीटा पे। तो बीटा लैम्डा क्या होता है, बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो आपने कैपिटल डी बढ़ा दिया, इसका मतलब बीटा विच इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो बीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बीटा इंक्रीजेस। आपने कैपिटल डी बढ़ाया तो बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब आपने लैम्डा की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो सेकेंड पार्ट में आपने लैम्डा की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब बीटा विच इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, आपने बीटा को लैम्डा को डिक्रीज किया तो बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये दो पार्ट समझ में आ गए, इन दो में कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट में आपको बोल रहा है द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड, सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड, मतलब स्मॉल डी को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। स्मॉल डी को इंक्रीज करने का मतलब बीटा की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंक्रीज किया तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर है, ये इजी। फोर्थ पार्ट, द सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द डबल स्लिट। अब ये काम का है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा। सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द डबल स्लिट, इसको ध्यान दीजिए। ये डबल स्लिट है, यहां सोर्स स्लिट है। आपने जो रिलेशंस पढ़े हैं वो इसके साथ मजे लेने पे पढ़े ना, इसको आगे ले गए पीछे ले गए, इन दोनों को कम ज्यादा कर दिया। अब ओरिजिनल इसका तो पढ़ा ही नहीं, इसके लिए रिलेशन होता है, इसके लिए रिलेशन होता है। रजिस्टर खोलिए, लिखिए इफ small s is the size of source slit and capital S is the distance of source slit from द डबल स्लिट, मतलब यहां पे जो साइज है वो स्मॉल एस है और ये वाला जो साइज है, ये जो डिस्टेंस है, ये कैपिटल एस है। स्मॉल एस जो है वो साइज ऑफ स्लिट है, कैपिटल एस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स स्लिट एंड डबल स्लिट है। तो क्या होगा, देन condition for interference to be seen is small s by capital S must be less than lambda by small d। ये कंडीशन आपको याद करनी है, लिख लो इस कंडीशन को, small s by capital S must be less than lambda by small d। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा डी पार्ट था ना, जो डी पार्ट था, डी पार्ट पे आओ। डी पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू डबल स्लिट, तो कैपिटल एस को छोटा कर दिया। कैपिटल एस को अगर मैं छोटा कर दूंगा तो s बाय एस बढ़ जाएगा, स्मॉल एस बाय कैपिटल एस इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज छोटी होनी चाहिए और ये बढ़ रही है, देयरफॉर
interference pattern becomes less sharp. ठीक है, कंडीशन इफेक्ट होने लगी, कंडीशन खराब होने लगी। पहले कंडीशन अच्छी थी तो पैटर्न शार्प दिख रहा था, अब कंडीशन में गड़बड़ आ जाएगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ई पे। द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड। ई पार्ट, स्मॉलेस्ट को बढ़ा दिया, स्मॉलेस्ट को बढ़ाऊंगा फिर से क्या होगा, स्मॉलेस्ट बाय कैपिटल एस की वैल्यू बढ़ जाएगी। स्मॉलेस्ट बाय कैपिटल एस बढ़ गया, हमें वो छोटा चाहिए था, फिर से सेम आंसर। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा उसकी शार्पनेस कम हो जाएगी। ठीक, लास्ट पार्ट, मोनोक्रोमैटिक इज सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। अगर आप व्हाइट लाइट से रिप्लेस करोगे तो आपके पास बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। आप खुद देखो इधर, सपोज करो मैं एक वेवलेंथ के लिए बनाता हूं, ये पैटर्न आया। अब मैं किसी दूसरी वेवलेंथ के लिए अगर बनाऊंगा तो सेंट्रल मैक्सिमा तो एक ही पॉइंट पे होगा, इस तरह से पैटर्न बनेगा। किसी तीसरी के लिए बनाऊंगा तो क्या होगा, तो पैटर्न सेंट्रल एक ही जगह पे होगा। तो ये एक मिक्स एंड मैच पैटर्न बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक को अगर आप सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट से रिप्लेस करोगे तो सेंट्रल फ्रिंज will be white followed by no distinct minima or maxima for any color। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बोलो, क्योंकि सबकी वेवलेंथ, सातों कलर जो है व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट्स होते हैं, सातों कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, सातों कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, तो सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर, समझ में आ गया सबको। सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट होगी, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते कि हमेशा ये पहले आएगा बाद में ये आएगा। क्लियर, ये पूरा क्वेश्चन अपने हाथ से एक एक पूरा प्रॉपर स्टेप्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, इन एग्जाम्पल 10.3, ये वाले एग्जाम्पल में, दो स्लिट वाले में, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, व्हाट शुड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट बी टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। 10 maximas of double slit, 10 maximas of double slit within the central maxima of single slit। पहले आप दिमाग लगाओगे, 10 maxima of double slit, 10 maxima of double slit मतलब कितनी फ्रिंजेस हो गई, 10 फ्रिंजेस। तो उसका 10 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, 10 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और इसमें 10 मैक्सिमम ऑफ द डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट। सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट क्या होता है, 2 लैम्डा डी बाय ए, याद है, उसमें ए क्या होता है, स्लिट विड्थ, 2 लैम्डा डी बाय ए। हाँ कि ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। दोबारा लैंग्वेज पढ़ो, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, what should be the width of each slit be to obtain 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit। central maxima of single slit क्या हो जाता है, central maxima of single slit क्या हो जाता है, 2 lambda d by a, और बीटा ऑफ डबल स्लिट क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, उसके 10 बीटास 10 लैम्डा डी बाई डी किसके बराबर, 2 लैम्डा डी बाई ए। डंगर को काट दो, लैम्डा को काट दो, स्मॉल ए की वैल्यू आ गई d बाय 5। d कितना दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, d दिया हुआ था 1 मिलीमीटर।
सो 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ अपॉन 5, आंसर आ गया 0.2 मिलीमीटर। क्या ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं फिर इसी बात पे। अगला, अच्छा ये सीधा मैं 10.7 पे आ गया हूं। 10.6 छोड़ा है मैंने, 10.6 आपका उसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर वाला, तो वो मैंने बोला किसमें कराऊंगा मैं, रे ऑप्टिक्स में। अब आ जाओ 10.7 में, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द एपर्चर इज इतना एंड वेवलेंथ इज इतना। तो क्या निकालना है? फ्रेनेल्स डिस्टेंस। तो आपको अप टू फ्रेनेल्स डिस्टेंस, अप टू फ्रेनेल्स डिस्टेंस, अप टू फ्रेनेल्स डिस्टेंस ray optics is a good approximation of wave optics। तो आपको फ्रेनेल्स डिस्टेंस निकालना है, ये हो जाएगा a² बाय लैम्डा। a की वैल्यू कितनी है? 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर बाय वेवलेंथ कितना है? 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁹। सो 9 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁷। रिजल्ट आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻1, 18 मीटर। समझ में आ गया सबको बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ठीक है, आ जाते हैं अगले पे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। इसके बाद 2-3 और न्यूमेरिकल्स हैं एग्जाम्पल्स में, वो पोलराइजेशन के हैं और पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। 10.1 से 10.5 सामने क्वेश्चंस हैं, 10 मिनट का टाइम है, पांचों अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं एक साथ सॉल्व करूंगा। देखिए प्लीज ये क्वेश्चन सारे। फर्स्ट, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट from air on the water surface। ये है एयर, ये है वाटर। लाइट आई जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा इन एयर 589 नैनोमीटर। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, refractive index of water is 1.33, mu for water is 1.33। वेवलेंथ आपको एयर में पता है, वेलोसिटी इन एयर पता है, वेलोसिटी इन एयर पता है 3 इंटू 10⁸। आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, मालूम है ना सबको, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 589 इंटू 10⁻⁹। यस और नो? यहां तक समझ में आ गया? कैलकुलेशन कीजिए इसकी। 3/589 इंटू 10⁻17, so 3000 upon 589 into 10⁻14 hertz। कैलकुलेशन हो जाएगी 5 point something into 10⁻14 hertz आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी मीडियम में, फ्रीक्वेंसी इन वाटर विल रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है? वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर। तो वेलोसिटी इन वाटर कितना हुआ? वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी इन एयर इज 3 इंटू 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4/3 दिया हुआ है, क्या गया 9/4 इंटू 10⁸ meters per second, that is 2.25 into 10⁸
मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है ये? एक चीज और जो निकालनी है वेवलेंथ, वो अब फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पता है, वेवलेंथ निकाल सकते हो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन लगा सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन वाटर। तो आपके पास वेवलेंथ इन वाटर कितना आया, वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ इन एयर वाज 589 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 4/3। कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें रिफ्लेक्टेड मतलब उसी मीडियम में, रिफ्रैक्टेड मतलब दूसरे मीडियम में, सब कुछ निकल गया। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज कर रही है तो वेवलेंथ कौन सा होगा? वेव फ्रंट क्या होगा? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ब्रैकेट में लिख दो स्फेरिकल। Light emerging out of convex lens when a point source is placed at its focus, ये होगा plane wave front। emerging out बोला, क्वेश्चन की इंग्लिश को पहले पढ़िए। आप पब्लिक स्कूल के हैं बट आप बिहेव ऐसे करते हैं जैसे सरकारी गंदे वाले स्कूल में पढ़ते हैं। emerging out बोला है, ये पॉइंट सोर्स है फोकस पे, फोकस से लाइट निकली और ये स्ट्रेट हो गई। एमर्जिंग आउट का मतलब हुआ प्लेन वेव फ्रंट। तो पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट कीजिए, जल्दी मत मचाइए कि हमारे को आंसर फटाफट करना है। सोचो समझो फिर करो, है ना? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, वैसे ही आपको आंसर में इन्वेस्ट करना है सही से। थर्ड पार्ट, द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट from a distant star intercepted by earth। आंसर इसका फिर से प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि डिस्टेंट स्टार है मतलब सोर्स एट इंफिनिटी है। तो सोर्स इंफिनिटी पे होता है तो क्या आता है? प्लेन वेव फ्रंट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है इंफिनिटी से तो कैसे बिहेव करेगा? प्लेन वेव फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 का फर्स्ट पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया 4/3 या 1.33, ग्लास है 1.5। आपको वेलोसिटी इन ग्लास निकालना है। Refractive index of glass is velocity in air divided by velocity in glass। तो velocity of light in glass कितना हो गया? Velocity of light in air divided by refractive index, ये हो गया 3 × 10⁸ divided by 1.5। आंसर आया 2 × 10⁸ meters per second। ये हो गया फर्स्ट पार्ट थर्ड का। थर्ड का सेकेंड पार्ट, if the speed of light in glass independent is the speed of light in glass independent of color of light? If not, which of the two colors, red or violet, travel slower? अब फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। एक मिनट, is the speed of light independent of color of light? Yes। स्पीड कलर पे डिपेंड नहीं करती, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी करती है। अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी अलग। आपने स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा है 3 × 10⁸। कभी उसमें पढ़ा है कि रेड की इतनी है, ब्लू की इतनी है, वॉयलेट की इतनी है, सबकी सेम होती है ना? तो यस, स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट। With color of light, wavelength and frequency of light differ। ठीक है, आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 में।
In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is 1.4 meters away. जवान द्वि छिद्र प्रयोग, इसमें बोला values, slits are separated by 0.28 millimeter, small d दे दिया 0.28 millimeter, capital D दे दिया 1.4 meters. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is 1.2 centimeter. So fourth bright fringe होती है 4 lambda d by d distance दूर, bright fringe है n lambda d by d, तो fourth bright fringe आपको दे दिया 1.2 सेंटीमीटर दूर. So 1.2 into 10 to the power minus 2 is 4. लैम्डा आपको निकालना है, कैपिटल डी आपको पता है, स्मॉल डी पता है, 0.28 into 10 to the power minus 3. कैलकुलेशन होके लैम्डा निकल जाएगा. मेथड क्लियर सब बच्चों को? ये था क्वेश्चन नंबर 4. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट using monochromatic light of wavelength lambda, intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k unit. जहां पे path difference lambda है वहां intensity k है. So if path difference is lambda, phase difference हो जाता है 2 pi. हाँ कि ना? जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा का है वहां पे फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई का. ये पता है सबको, ये रिश्ता सबको मालूम है. जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा का है वहां फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का और इंटेंसिटी है k. तो मतलब k इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट cos 2 पाई वो होता है 1. तो 4 आई नॉट आपका k हो गया. तो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? k बाय 4. रख लो संभाल के. आगे आपको क्या बोला? आगे आपको बोला व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3. इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3, इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3. ये कितना आ गया? 2 पाई बाय 3. तो अब इंटेंसिटी कितनी होगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 2 पाई बाय 3. cos 2 पाई बाय 3 होता है माइनस हाफ. ये कितना आया? 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट इंटू माइनस हाफ. रिजल्ट आया आई नॉट, और आई नॉट कितना था? k बाय 4. तो रिजल्ट आया k बाय 4. गॉट इट? पहले जो दिया हुआ है उससे हमने क्या निकाल लिया? फेज डिफरेंस. बाद उससे हमने इंटेंसिटी निकाल ली, बाद में उस इंटेंसिटी को यूज कर लिया. सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? फटाफट लिख लीजिए. फिर आगे के 5 अब ये आपको अटेम्प्ट करने 10.6 से लेकर 10.10 तक, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. 10.3 का बी पूरा नहीं किया. स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्लास इज इंडिपेंडेंट वाला हो गया. इफ नॉट विच ऑफ द 2 कलर्स रेड एंड वायलेट लाइट ट्रेवल स्लोअर. अब ये स्पीड ऑफ लाइट इज इन ग्लास. एयर में तो वो सेम स्पीड होती है, एयर में तो सेम स्पीड होती है. अब वेवलेंथ उसमें फर्क होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करो थर्ड वाले में, क्योंकि ये एयर में था. इसको करेक्शन करो. आप बोलोगे speed of light is same for every color in air. हवा में सबकी स्पीड सेम होगी, बट मीडियम में चेंज होगा. मीडियम में क्या बोलोगे आप? इन मीडियम it may differ.
इसका रीजन रे ऑप्टिक्स में करोगे, समझ लो, बिकॉज रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर फॉर एवरी कलर लैम्डा इज डिफरेंट। हर कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होगी, ड्यू टू विच लैम्डा डिफरेंट होने की वजह से ड्यू टू विच refractive index is different. This implies velocity is different. जैसे for example lambda for red is greater than lambda for violet, तो refractive index for red is less than refractive index of violet. refractive index जिसका ज्यादा होता है उसमें velocity कम होती है, इसका मतलब velocity for red will be greater than velocity for violet. ये कॉचीज फॉर्मूला है, ये आपका लगता है रे ऑप्टिक्स में, ठीक है, लिख लो इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर is used to obtain interference fringes in YDS experiment. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima for wavelength 650 nanometer. इसमें डाटा मिसिंग है क्वेश्चन में, कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू मिसिंग है। क्वेश्चन में आपको कैपिटल डी लेना है 120 सेंटीमीटर, इसमें आपको कैपिटल डी लेना है 1.2 मीटर, स्मॉल डी लेना है 2 मिलीमीटर। ये डाटा मिसिंग है इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में ही मिसिंग है और आज से नहीं बहुत सालों से मिसिंग है। सो ये डाटा मिसिंग है। आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। सो थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना हुआ? थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हुआ 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो 3 आपको निकालना है 650 नैनोमीटर के लिए, 650 इंटू 10 टू द माइनस 9, कैपिटल डी की वैल्यू 1.2, स्मॉल डी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द माइनस 3, आपके पास y3 आ जाएगा। इसके सेकेंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर विच द सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। ब्राइट फ्रिंजेस मतलब बड़ी वाली वेवलेंथ की nth फ्रिंज, छोटे वाले की n+1th फ्रिंज कोइंसाइड करेगी। सो बड़ी वाली वेवलेंथ की nth फ्रिंज n लैम्डा 650 नैनोमीटर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, छोटे वाले की n+1th, याद है ये बात, 520 नैनोमीटर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, सब कट जाएगा 650n 520 इंटू n+1, 13 से कट रहा है, 13 पंजे 65, 5n इज इक्वल टू 4n+1, n आ जाएगा 4। तो आपको डिस्टेंस जो निकालना है वो हो जाएगा 4 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये डिस्टेंस होगा जहां वो कोइंसाइड करेंगे। वैल्यूज आपको पता है, सब्सटीट्यूट कीजिए, आंसर आ जाएगा। दोबारा, लार्जर बड़ी वेवलेंथ की nth फ्रिंज, छोटी वेवलेंथ की n+1th फ्रिंज, ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? In YDS experiment, the angular width of fringe is found to be 0.2 degrees on a screen placed 1 meter away. Angular width का फॉर्मूला क्या होता है? 2 lambda by small d. 2 lambda d by d, उसको किससे डिवाइड करोगे? कैपिटल D से। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है YDS में, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 lambda by small d। ये आपको दिया है 0.2 डिग्रीज। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो रिजल्ट डिग्रीज में नहीं होता, रिजल्ट रेडियंस में होता है। तो 0.2 डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करोगे? रेडियंस में। 0.2 इंटू पाई बाय 180
इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब देखते हैं आगे निकालना क्या है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज इतना, व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर। किसी चीज की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। पूरा apparatus आपने वाटर में डाल दिया, एंगुलर विड्थ को मैंने थीटा इन एयर ले लिया। जब मीडियम चेंज करूंगा थीटा इन मीडियम, ये हो जाएगा 2 लैम्डा इन मीडियम डिवाइडेड बाय डी। यस और नो? हाँ कि ना? दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम, 2 कट गया, डी कट गया, ये हो गया थीटा इन एयर डिवाइडेड बाय थीटा इन मीडियम। सो लैम्डा इन एयर डिवाइड बाय लैम्डा इन मीडियम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया थीटा इन एयर डिवाइडेड बाय थीटा इन मीडियम। तो आपके पास थीटा इन मीडियम कितना आया? थीटा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.2 डिवाइडेड बाय 4/3। आंसर आ गया 0.15 डिग्रीज। लॉजिक क्लियर? ऑनलाइन सबको लॉजिक क्लियर बेटा इसका? यस सर। ओके। 10.8 ब्रूस्टर्स एंगल। ये नहीं करना, ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। 10.8 पुरानी एनसीईआरटी का है ये, नहीं में नहीं दिया हुआ, शायद दिया हो तो पता नहीं। ये नहीं करना, पोलराइजेशन कोर्स में नहीं है। 10.9 light of wavelength 5000 angstrom falls on a plane refracting surface. What are the wavelengths and frequency of reflected light? Reflected light. Reflected light में wavelength में कोई फर्क नहीं होता। Reflected light में wavelength सेम रहेगा 5000 angstrom. Velocity 3 × 10⁸ meters per second. फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v बाय लैम्डा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻7। ये हुआ 0.6 × 10⁻15 हर्ट्ज। ये सब चीज किस में है? एयर में। आगे क्या बोला? फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। ये भी नहीं करना, ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। इस एंगल को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। वो निकलता है tan इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं है कोर्स में, पोलराइजेशन का क्वेश्चन है ये। आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन। क्या निकालना है? फ्रेनेल्स डिस्टेंस। ये हो जाएगा a² बाय लैम्डा। a कितना है? 4 मिलीमीटर। 4 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 नैनोमीटर। 4 × 10⁻7 हो जाएगा। ये समझ में आ गया सबको? लास्ट सेक्शन पे चलते हैं। आप ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, 5-10 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर डिस्कस करेंगे इनको। ध्यान दीजिए ये वाले क्वेश्चंस। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, the angular width of the fringe formed on the screen is 0.1 degree. What is the spacing between the two slits? Small d निकालना है। Spacing between the two slits आपको कैलकुलेट करनी है। So angular width का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी। यही होता है, कैपिटल डी कैंसिल हो जाता है। अब एंगल जो है वो 0.1 डिग्री दिया है, इसको कन्वर्ट करोगे रेडियन में। 0.1 इंटू पाई बाई 180 is equal to 2 into 600 nanometer by small d। कैलकुलेट हो जाएगा स्मॉल डी। मेक श्योर एंगल जो है वो आप किस में कन्वर्ट करो? रेडियंस में, उसके बिना गुजारा नहीं है। आ जाते हैं 17th पे। 17th कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, इन अ डबल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट the width of the slit is made double the original width. Width of the slit को आपने double कर दिया। In a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double. तो नया A जो है वो double of original है। How does this affect the size of intensity of central maxima? Intensity of central maxima is inversely proportional to width of central maxima का square
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ का स्क्वायर, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बिकम्स 4 टाइम्स। याद है ये बात? स्मॉल ए पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल ए के स्क्वायर पे। इसका बी पार्ट 17th का बी पार्ट कह रहा है इन व्हाट वे इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बताएं क्या करेंगे? इन व्हाट वे इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट related to the interference pattern in Young's double slit। बताएं इसमें क्या करेंगे? हाँ जी, क्या सोच सकते हो इसमें? पढ़ो क्वेश्चन दोबारा ध्यान से, सोचो क्या बोला है, दिमाग लगाओ इसमें। सोचो सोचो, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? पहले ये सोचो, पहले ये बताओ, आप बताओ, उसको छोड़ दो, सामने देखो। इन व्हाट वे इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट? बताओ क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप बताओ। ईच स्लिट, अगर हम बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट की, उसमें जो स्लिट्स लेते हो उसकी विड्थ बहुत छोटी होनी चाहिए। क्यों छोटी होनी चाहिए? अगर वो बड़ी स्लिट होगी तो वहां पे भी कौन से इफेक्ट्स आ जाएंगे? डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो इसको आप आंसर को कैसे फ्रेम करोगे? इस आंसर को लिखोगे, डिफ्रैक्शन को वो कंपेयर करने को बोल रहा है डबल स्लिट, डिफ्रैक्शन पैटर्न को डबल स्लिट पे, तो आप बोलोगे क्या? डिफ्रैक्शन is interference of light coming from various paths of same wavefront। एक ही वेवफ्रंट के जो डिफरेंट पाथ्स होंगे उनसे जो लाइट आती है उसकी इंटरफेरेंस जो है वो डिफ्रैक्शन होती है। नाउ इफ ईच स्लिट इन YDS has large width, then on both the slits there will be diffraction effects। होगा कि नहीं? अगर दो स्लिट्स हैं YDS की, उन दोनों स्लिट्स में आप क्या कर रहे हो? दोनों स्लिट्स की विड्थ थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं। अगर दोनों स्लिट्स की विड्थ बड़ी कर दूंगा तो दोनों स्लिट्स पे डिफ्रैक्शन होगी। बेटे बड़ी का मतलब उसकी वेवलेंथ को वो उसके साइज इतना तो होना कि डिफरेंट पार्ट्स बने, पॉइंट सोर्स ना रहे बस। वो बड़ी मतलब ये नहीं कि 500 मीटर लंबी कर दे, थोड़ी सी बड़ी, जैसे है भी वेवलेंथ के कंपैरिजन में। बट जब आप सिंगल स्लिट की बात करते हो तो बहुत ही छोटा होता है। जब हम डबल स्लिट की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आ जाते हैं उसमें। डबल स्लिट की हाँ, तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयरफॉर diffraction pattern due to both slits will overlap on screen। ठीक है जी, आई बात समझ? will overlap on screen। तो स्क्रीन पे जो होगा वो दोनों के जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे।
Third part, when a tiny circular obstacle is placed in the path of light from a distant source, a bright spot is seen at the center of the shadow of the two obstacles. Why? Due to diffraction. और सेंटर पे क्या बन जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा. D part, two students are separated by 7 meter partition wall in a room 10 meters high. If both light and sound waves can bend around obstacle, how is that the students are unable to see each other even though they can converse easily? इसका क्या रीजन होता है? Because sound waves can easily diffract because wavelength of sound is very large as compared to light. ठीक है. और ऑब्जर्वेबल डिफ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? वेवलेंथ साइज से कंपैरेबल होना चाहिए. एंड फॉर ऑब्जर्वेबल डिफ्रैक्शन size must be comparable to wavelength. ठीक है. E part पे आ जाओ. Ray optics is based on the assumption that light travels in straight line. Diffraction effects disapprove this assumption. Yet the ray optics assumption is so commonly used in understanding locations and several other properties of images in optical instruments. What is the justification? इसमें आप Fresnel's distance को explain करोगे. करा था ना ray optics. It is valid. It is good up to certain limit. वो लिमिट क्या होती है? Fresnel's distance. उसको elaborate करना पड़ेगा. ठीक है. आ जाओ 10.18 पे. 10.18 ये क्या कह रहा है? Two towers on top of two hills are 40 kilometers apart. The line joining them passes 50 meters above a hill halfway between the two towers. What is the longest wavelength of radio waves which can be sent between the towers without appreciable diffraction effects? बताओ क्या सोचोगे? बहुत इजी है. आपको क्या बोला? दो टावर्स हैं on top of two hills are 40 kilometers apart. दो टावर्स हैं 40 किलोमीटर दूर है. The line joining them passes 50 meters above a hill halfway between the two towers. ये दो टावर्स हैं, यहां बीच में एक हिल है, ये इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है सामने, ये 50 मीटर का गैप है. यही बोला है क्वेश्चन में, यही बोला है क्वेश्चन में. अब क्या करोगे ये बताओ. What is the longest wavelength of radio waves? What is the longest wavelength of radio waves that can be sent between the two towers without appreciable diffraction effects? क्या करोगे भाई? कौन सा डिस्टेंस निकालना होगा? Fresnel's distance. Fresnel's distance. आप क्या चाहोगे कि 50 से कम रहे वो? तो आपको करना क्या होगा? आपको निकालना होगा Fresnel's distance. वो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बाय लैम्डा. a कितना है? 50. और वेवलेंथ कितनी दी हुई है? वेवलेंथ निकालनी है और ये डिस्टेंस है 40 किलोमीटर. लैम्डा निकल जाएगा. समझ में आ गई बात? तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ गई जो आप निकाल सकते हो. इसके बाद आ जाए 19th पे. A parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. ठीक है जी. वेवलेंथ दी है 500 नैनोमीटर. वन मीटर अवे, कैपिटल डी दे दिया 1 मीटर. It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 millimeter from the center. Width of slit निकालना है, A निकालना है. फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस कितना होता है? फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस कितना होता है? फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस क्या होता है?
a sin थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, sin थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय a। लैम्डा बहुत छोटा है, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय a फर्स्ट मिनिमम के लिए। तो डिस्टेंस कितना हो गया उसका, डिस्टेंस कितना हो गया बोलो, फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दोगे लैम्डा डी बाय ए, हाँ कि ना। y डिस्टेंस दूर है, थीटा कितना होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो कितना हो जाएगा लैम्डा डी बाय ए। आपको निकालना क्या है, आपको a निकालना है, लैम्डा कैपिटल डी बाय y, सारा डाटा पता है, a निकल जाएगा, a निकल जाएगा, y की वैल्यू 2.5 मिलीमीटर है। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक। आ जाते हैं 20th पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पासेस ओवरहेड वी समटाइम्स नोटिस अ स्लाइट शेकिंग ऑफ द पिक्चर ऑफ आवर टीवी स्क्रीन, सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है दैट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट may emit radio waves due to radar in aircraft. एयरक्राफ्ट में जो रेडार होता है वो भी सिग्नल्स भेजता है, वो भी रेडियो वेव्स चारों तरफ फेंकता है, जिससे पता लगता है कि कौन कितना दूर है। तो दीज वेव्स may interfere with television signal, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, शेकिंग, उसमें फ्लक्चुएशन आती है जो आपका सिग्नल आ रहा है उसमें। इसका बी पार्ट, as you have learned in the text, the principle of linear superposition of waves displacement is basic to understanding intensity distribution in diffraction and interference patterns. What is the justification of this principle? फालतू क्वेश्चन है, लीव इट। आ जाते हैं 21 पे। In deriving the single slit diffraction pattern, it was stated that the intensity is 0 at angles n lambda by a. Justify this by suitably dividing the slit to bring out the calculations. ये हमने किया है थ्योरी में। क्या करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मिनिमा। क्या करते हो, इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा वी कैन डिवाइड द एंटायर वेवलेंथ इनटू 2 equal paths, so every wave in the first half will cancel out the corresponding wave in the second half, you get minimum. If the path difference is 2 lambda, then you can divide this wavefront into 4 paths, first will cancel out second, third will cancel out fourth, you get again 0. so ये आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो दैट इज योर एनसीईआरटी ऑफ वेव ऑप्टिक्स। आपको करना क्या, ये पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी। जिनके पास नई बुक है उनके पास तो ये क्वेश्चन सारे नहीं होंगे, इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो कोर्स के नहीं है, तो यही वाले करने हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।